नमस्कार सभी दोस्तों को, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उज्ज्वल कोचिंग कैंपस में। तो सभी को मैं बता दूं, एक पार्ट में डाल चुका हूं टैक्स का, इकोनॉमिक्स हमारी चल रही है। तो जिस बच्चे ने वो पार्ट पीछे वाला नहीं देखा है, जाके पहले वो देख ले, ठीक है। उसके बाद इस पार्ट नंबर 2 समझ में आएगा आपके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कल जो मैंने वीडियो डाली थी ना, तो कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे कि जैसे लाइक का बटन दबाते हैं ना, तो उंगली में से खून आते हैं, किसी की उंगली कट गई, ठीक है। तो कुछ कांटे लगवाए हुए थे मैंने, वो कांटे अब मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है। सर को कह के, अपनी टेक्निकल टीम को कह के, अब आप आराम से लाइक कर सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ी बहुत शर्म आती है आपको, किसी बच्चे ने भी लाइक नहीं किया, ठीक है। 300 बच्चों ने वीडियो देखी, आधे बच्चों ने लाइक नहीं कर रखा, तो कम से कम लाइक तो कर दिया करो और कमेंट कर दिया करो साथ में कैसी वीडियो लग रही है। अगर लाइक नहीं करते, अच्छी नहीं लगती, डिसलाइक मार दो, ठीक है। कम से कम मेरे को पता तो रहेगा भाई डिसलाइक मार दिया बच्चों ने, मतलब बेकार वीडियो बनी है, ठीक है। तो देखो सामने एक बार टैक्स पार्ट 2 पे बात करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं 2 क्वेश्चनों पे बात करता हूँ भाई, ठीक है। कल मैंने पढ़ाया था आपको टाइप ऑफ टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और मैंने डिस्कस किया टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम पे, जिसमें प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, ठीक है, प्रोपोर्शनल, डिग्रेसिव पे बात की थी। 2% मैं आपके सामने लिख रहा हूँ कि एक तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ बना दिया है कि ऐसे प्रश्न आ जाए, ऐसा कौन सा टैक्स सिस्टम है, ऐसा कौन सा टैक्स सिस्टम है जिसमें गरीब पर ज्यादा लगता है अमीर की तुलना में। अमीर की तुलना में, आंसर सोच लो भाई, ठीक है। और दूसरा मैं लिख देता हूं क्वेश्चन और यहां पे कि आय की असमानता, आय की असमानता को कम करने के लिए, आय की असमानता को कम करने के लिए कौन सा टैक्स सिस्टम है। 2% लिखे हैं, सोच लिया होगा आंसर। देखो मैं बताता हूँ एक बार। देखो मैंने कल बताया टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव। तो रिग्रेसिव में मैंने आपको क्या बताया था, रिग्रेसिव, ध्यान आपको, रिग्रेसिव में जो प्रतिगामी था, हिंदी में प्रतिगामी, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर इनकम कम है तो टैक्स रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी। ध्यान है भाई, अगर इनकम ज़्यादा है तो टैक्स रेट क्या होगी, कम होगी। तो गरीब की इनकम क्या होती, कम ही होती, उन पे क्या टैक्स ज़्यादा लग रहा है, और अमीर जो इनकी इनकम ज़्यादा है उन पे टैक्स रेट क्या है, कम है। तो इसका आंसर आएगा रिग्रेसिव, ऊपर वाले पर्सन का, ठीक है। आय की असमानता को कम करने के लिए ध्यान रखना, अपने भारत जो देश है ना, भारत, उसमें सभी लोगों की आय समान नहीं है, ठीक है। कोई तो मोटे पैसे कमा रहा है, कोई बिल्कुल ही नहीं कमा रहा, ठीक है, कोई कम कमा रहा है। तो एक चीज़ देखना, जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है ना, जो प्रोग्रेसिव होता है मतलब प्रगतिशील, प्रगतिशील जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो कम कमा रहा है उस पर कम टैक्स लग रहा है, और जो ज़्यादा कमा रहा है उस पर ज़्यादा टैक्स लग रहा है। मतलब आय की असमानता को कम करने के लिए कौन सा सिस्टम है, प्रोग्रेसिव। 2% समझ गए होंगे आप, बिल्कुल, ठीक है। तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार नोट कर लो आप, ठीक है। आगे बात करते हैं फिर। ठीक है, अब आगे देखो। अब कुछ टर्म्स पे बात करते हैं। देखो एक टर्म है जिसे बोलते हैं ASSE SSC, SSC। तो आपसे पर्सन पूछेगा SSC क्या है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, देखो सपोज करो कि अपने इंडिया के अंदर मान लो 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं, ठीक है। और इस 135 करोड़ में मान लो कि 1.5 करोड़ लोग जो है टैक्स देते हैं, टैक्स के दायरे में आते हैं, टैक्स के दायरे में, कि इन पे टैक्स लगता है। अब इनमें से भरे कोई 1 करोड़ से 50 लाख, लेकिन 1.5 करोड़ क्या है, टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ITR भरते हैं, मतलब टैक्स उन पे लग रहा है कि भाई आप इतना टैक्स लग रहा है आप पे, कितना भी हो सकता है, वो टैक्स के दायरे में होते हैं, ठीक है। तो एक चीज ध्यान करना, मतलब SSC को हिंदी में कहते हैं करदाता, करदाता। मतलब इस दुनिया के अंदर या इस देश के अंदर कहीं पे भी जिस व्यक्ति पे कर लगता है ना, वो सब क्या कहलाते हैं, SSC कहलाते हैं, ठीक है। चाहे वो भरे चाहे ना भरे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो
कि ए पर्सन विद टैक्स लाइबिलिटी, ए पर्सन विद टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी मतलब जो व्यक्ति टैक्स के दायरे में आता है उसे क्या कहते हैं, करदाता कहते हैं, एसएससी कहते हैं। पर्सन पूछेगा, ए पर्सन विद टैक्स लाइबिलिटी इज कॉल्ड क्या भाई, एसएससी। क्लियर हो गया, ठीक है भाई, आप इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है। मतलब कर दायित्व वाला व्यक्ति, हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसको, कर दायित्व वाला व्यक्ति, कर दायित्व वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, करदाता। ए पर्सन विद टैक्स लाइबिलिटी इज कॉल्ड एसएससी। चलिए आगे, आगे देखो एक बार भाई, ठीक है। अब दो टर्म और होती भी, एक होती प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है, और एक होता है असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर, ठीक है। एक होती प्रीवियस ईयर, एक होती असेसमेंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर को गत वर्ष बोलते हैं, असेसमेंट ईयर को अनुमानित वर्ष बोलते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में अनुमानित, इसे कहते हैं अनुमानित वर्ष, और इसे कहते हैं गत वर्ष भाई। अब दोनों को समझो, गत वर्ष और इस असेसमेंट ईयर में क्या फर्क है भाई, ठीक है, इसमें दोनों में क्या अंतर है। अब देखो होता क्या है, जैसे अब जो चल रही है ना, सपोज कर लो 2022 चल रही है, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति है 2021 से लेके 2022, ये जो साल थी ना, मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर और लास्ट जो होता है मान लो 31 मार्च तक, ठीक है, एक साल होती है, ठीक है। उसके बाद जैसे 2022 से आगे आ जाएगी 2023, या मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आगे वाले नहीं पीछे वाले देता हूँ, ये हो गया जैसे 2020 से लेके 2021, ठीक है, 2020 से लेके 2021। अब देखो जिस वर्ष व्यक्ति कमाता है ना, जैसे 2020 और 2021 में जितनी भी व्यक्ति की कमाई हुई है, ठीक है, कमाई हुई है, कुछ कितने भी पैसे कमाए हैं, उसका टैक्स जो है वो भरेगा 2021 और 2022 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि अब आप कहोगे कि 2021 और 22 में भरेगा, और 2021 और 22 में जो कमाएगा ना व्यक्ति, उसका टैक्स भरेगा 2022 और 2023 में, ठीक है। ऐसे 2022 और 23 में जो कमाएगा उसका टैक्स भरेगा आगे 23 और 24 में। तो मेरी एक बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में आप अंतर समझ गए होंगे कि गत वर्ष जिस वर्ष व्यक्ति ने कमाई की, जिस वर्ष व्यक्ति ने कमाई की वो होता है प्रीवियस ईयर, ठीक है, इनकम कमाई वो होता है प्रीवियस ईयर। और व्यक्ति जिस वर्ष उस कमाई का जो टैक्स भरेगा ना, टैक्स भरेगा, जिस वर्ष टैक्स भरेगा, मतलब टैक्स हमेशा अब कमाया है तो अगले साल आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। इस साल जो आप कमाओगे उसका टैक्स अगले साल दोगे, ठीक है, समझ गए। तो जिस साल मतलब टैक्स दोगे वो होती है असेसमेंट ईयर, ठीक है, और जिस वर्ष आप कमाई कर रहे हो वो होती है आपकी प्रीवियस ईयर। मतलब असेसमेंट ईयर एक साल आगे होती है, प्रीवियस ईयर एक साल पीछे होती है। तो दो टर्म आप समझ गए होंगे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या अंतर है। अगर समझ में आया तो एक बार लाइक कर दो, ठीक है, और कमेंट करना है आप सभी को, ठीक है भाई। ऐसे नहीं कि वीडियो देख ली और उसको छोड़ के भाग गई। आगे देखो एक बार, दो टर्म आप समझ गए, अगर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भाई। उसके बाद आता है ITR, ये मिटा देता हूं। ये टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के टैक्स मतलब अपनी लगभग मान लो टैक्स की 5 या 6 वीडियो बनेंगी, 5 वीडियो कम से कम बनेगी, पूरा टैक्स आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा आपको मैं। एक होता है ITR, बहुत सुनते हैं कि जैसे निर्मला सीतारमण कहते हैं अपने ITR टाइम पे भर दें, ये भर दें, ठीक है। तो ITR की फुल फॉर्म होती है इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। अब देखो ध्यान से समझना है, इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है। जैसे इस देश के अंदर सपोज करो कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं मेरे पे लगाता हूं मैं, ठीक है, मेरी जो इनकम है महीने की 4 लाख रुपए,
महीने की नहीं, सॉरी साल की बता दी, ठीक है। एक ईयर की कितनी है, 4 लाख रुपए, ठीक है। दूसरा कोई दोस्त है, उसकी एक साल की इनकम मान लो 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, समझना ITR में क्या अंतर होता है। अब देखो कैसे बोलते हैं 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, और अब जो स्लॉट है वो मान लो उसमें 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। तो मेरी तो 4 लाख है, मतलब 5 लाख से नीचे है, तो मेरे को तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। टैक्स कितना होगा मेरा, 0, ठीक है। और इस पे मान लो 5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो बच गए 1 लाख रुपए, 1 लाख जो आता है मान लो कितने में, 5% में आता है, तो 5% कितने में आता है, तो उस पर टैक्स लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इस पे मान लो कुछ भी एक्स टैक्स लग गया, अब ITR कौन भरेगा, ठीक है। ये भरेगा कि ये भरेगा, देखो मैं आपको क्लियर कर दूं, ITR मैं भी भरूंगा और ITR ये भी भरेगा। ITR का ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है कि टैक्स के पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ITR का अर्थ ये होता है कि आपने जो साल भर की जो कमाई की है ना, आप टैक्स के दायरे में आते हो चाहे नहीं आते हो, आपको उस साल का पूरा रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा सरकार को कि मैंने एक साल में इतने पैसे कमाए। अगर आप टैक्स के दायरे में आते हो तो उसका टैक्स सरकार भरवा लेगी, अगर नहीं आते हो तो टैक्स नहीं लगी उसके ऊपर। लेकिन ITR भरना सबके लिए जरूरी होता है, चाहे मैं 4 लाख रुपए साल के कमाऊं, चाहे मैं 10 लाख रुपए कमाऊं, ठीक है। ITR सबके लिए होता है। ITR का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि ITR जो भरेगा वो टैक्स भी देगा, नहीं। ITR भरेगा वो टैक्स ना, मतलब अगर स्लॉट में आएगा दे देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। जैसे सॉन्ग है ना कि तेरी भाभी हुई नाराज रमन पीनी छोड़ दी, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, पीनी छोड़ दो चाहे मत छोड़ दो, सरकार टैक्स नहीं छोड़ेगी, ITR तो भरना ही पड़ेगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो एक चीज समझ गए, मजाक के लिए चीज थी ये, तो ITR समझ गए आप, ठीक है। अब एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, गाने तक अच्छे अच्छे चलते हैं, ठीक है। तो आदमी को पीढ़ी नहीं छोड़नी चाहिए ना। क्लियर भाई, समझ गए होंगे ना। आगे देखो, उसके बाद एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, उसके बाद एक टर्म आती है टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं कर बचाव, और एक होता है भाई इसको बोलते हैं टैक्स अवेशन, इसे बोलते हैं कर बचाव, और एक होता है टैक्स इवेशन, इसे बोलते हैं कर अपवचन, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस और एक है टैक्स इवेजन। देखो ध्यान से एक बार, अपने इंडिया के अंदर क्या है कि कितने, मतलब कोई आदमी लगा लो, 1 करोड़ रुपए कमा रहा हो, 6 लाख रुपए कमा रहा हो, 10 लाख रुपए कमा रहा हो, वो टैक्स देना नहीं चाहता, ठीक है। वो सोचता है कि मैंने कमाई है तो मैं टैक्स क्यों दूं, ठीक है। फिर सरकार रोड नहीं बनाती तो फिर कहेगा कि रोड खराब है, इस पे कैसे चले। तो इन चीजों को मैं समझा दूं। टैक्स अवॉइडेंस मतलब टैक्स डिडक्शन एक प्रकार से, भाई कर में छूट कैसे ले सकते हो आप। अब जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एग्जाम्पल समझना आप, कि किसी व्यक्ति की आय जो है ना वो 6 लाख रुपए है, छोटी लेते हैं, जैसे मैं बड़ी ले लूँ कि एक व्यक्ति की आय 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ रुपए जैसे क्या होगा कि जैसे आप समझ नहीं पाओगे 1 करोड़ रुपए में कैसे वो टैक्स बचाएगा, कैसे क्या करे। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं 6 लाख रुपए, ठीक है। अब उसने ITR भरेगा कि नहीं भरेगा, ITR तो हर आदमी भरता है, ITR तो हर आदमी भरेगा, ठीक है। इसने भर दिया कि मैंने साल के क्या कमाता हूँ, साल के 6 लाख रुपए कमाता हूँ मैं, ठीक है। अब सरकार कहेगी 5 लाख रुपए तक तो तेरे को टैक्स देना नहीं है, ठीक है। अब तू 1 लाख रुपए पे टैक्स दे, जो भी बनता है तेरा 5% 10% देना पड़ेगा, जो भी स्लॉट पड़ा हुआ इनकम टैक्स स्कीम उसमें, ठीक है। अब ये क्या कहेगा कि 1 लाख रुपए का टैक्स, साहब मैंने तो LIC खुलवा ली, ठीक है, मैंने 1 साल की 1 लाख रुपए की LIC खुलवा ली, अब बताओ मेरे पास तो पैसे नहीं बचे, मैं कहाँ से टैक्स दूं आपको। सरकार कहेगी बात तो इसकी सही भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। फिर कहेगा दूसरा व्यक्ति, सरकार मैंने तो क्या कि PPF खुलवा लिया, PPF बोल देते हैं, ठीक है। सर मैंने तो क्या किया, डाक खाने के अंदर FD करवा ली, बैंक में FD करवा ली। तो मेरी बात समझ रहे हो आप कि 1 लाख रुपए की 1 साल की वो प्रीमियम भर दिया LIC का,
पीएफ खुलवा लिया, डाक खाने में एफडी करवा ली, बैंक में एफडी करवा ली, ठीक है, वो कहेगा सर मैंने तो 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। वो कहेगा सर मैं तो एक क्या किया, मैंने तो म्यूचुअल फंड में लगा दिए पैसे, म्यूचुअल फंड में लगा दिए पैसे। सरकार सोचेगी बड़ा हरामी आदमी है, टैक्स नहीं दे रहा 1 लाख रुपए का, ठीक है। अब मैं एक चीज़ बता दूं, ये सारे तरीके सरकार ही सुझाती है आदमी को कि अगर आप ये तरीके अपनाते हो तो आप जितने मान लो 1 लाख रुपए टैक्स या 7 लाख कमाते हो 2 लाख पे हो गए तो आप पे टैक्स नहीं लगेगा। अब देखो LIC खुलवा ली, सरकार खुद कहता है LIC का पैसा सरकार के पास जाएगा, PF खुलवा ली सरकार के पास जा रहा है, ठीक है, डाक खाने में किस्त खुलवाई तो भी सरकार के पास जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे तो, म्यूचुअल फंड में लगा रहे तो। अक्षय कुमार म्यूचुअल फंड की ऐड करता है, जो भी करता है खुद बोलता है कि म्यूचुअल फंड में पैसा डालिए टैक्स से बचिए, ठीक है। तो 1 लाख रुपए जो हुआ नहीं, ठीक है, दिखा दिए। अब 1 लाख पे मैक्सिमम इस पे टैक्स लगता 5,000 रुपये, बस 5,000 6,000 रुपये टैक्स लगता है आदमी पे। इसने वो 5,000 6,000 बचाने के लिए क्या किया, 1 लाख रुपए 15 साल के लिए डाक खाने में डाल दिए या 5 साल के लिए डाल दिए। इसको ये नहीं लग रहा कि मैं 5,000 रुपये बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, 10 साल 5 साल 15 साल तक सरकार के पास रख रहा हूँ। सरकार कहेगी कोई बात नहीं, मत दो 5,000 रुपये आप, ठीक है। आप जैसे मैं क्या करूँगा, उस सरकार 1 लाख रुपए का कहीं इन्वेस्ट करेगी, ठीक है, तो मोटा ब्याज कमा लेगी उस चीज़ से। ऐसे कई लाखों लोग हैं जो टैक्स बचाने के लिए तरीके अपनाते हैं, सरकार खुद दिखाती है भी ये तरीके आप अपनाओ, ठीक है, अगर बचाना है तो। अगर नहीं बचाना टैक्स भर दो, तो लोग ऐसे करवा लेते हैं। इससे लोगों की शेविंग भी हो जाती है और लोगों को लगता है टैक्स से बच गए हम तो आराम से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कर बचाओ। ध्यान करना, ये जो कर बचाओ के जो तरीके मैंने बताए ना आपको, ये सारे लीगल तरीके हैं, मतलब कानूनी है, लीगल है, ये लीगल है भाई, समझ गए। अब क्या होगा, अब एक एग्जांपल और सुनो कि मेरी तनख्वाह फिर भाई जैसे 6 लाख रुपए, मैंने 5 लाख रुपए सरकार कहा कि आपको कोई टैक्स नहीं देना है, अब 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स लगेगा। एक आदमी ने ये करवा लिया, मतलब क्या होगा, टैक्स अवॉइडेंस, कर बचाव कर रहा है, ठीक है। और एक आदमी क्या कर रहा है, इस 1 लाख रुपए का हिसाब ही नहीं दे रहा सरकार को। वो कह रहा है कि मेरी तनख्वाह 5 लाख रुपए साल की जो है, 1 लाख रुपए पे मतलब गपड़ कर गए, वो खा गया 1 लाख रुपए, मतलब उसने क्या कर दिया, ब्लैक मनी कर दिया, ठीक है। तो 1 लाख रुपए क्या कर दिया उसने, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मतलब टैक्स का हिसाब ही नहीं दे रहा हो, ठीक है। जब व्यक्ति ब्लैक मनी कर देता है, टैक्स का हिसाब नहीं देता सरकार को, ठीक है, पूरा ITR नहीं भरता है, तो वो कहलाता है टैक्स एवेजन, कर अपवचन, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति इनलीगल तरीके से टैक्स चोरी करता है, ब्लैक मनी करता है, वो कहलाता है टैक्स एवेजन। और जो लीगल तरीके से टैक्स का बचाव करता है वो होता है टैक्स अवॉइडेंस। दोनों समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगर समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। एक बार आप नोट कर लो इसको, जो भी करना है। और लास्ट में जब वीडियो देखो, मतलब ख़त्म होगी, तो लाइक जरूर करना। अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, वैसे अभी और पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। चलिए आगे भाई, टैक्स बोयेंसी अगला है। टैक्स बोयेंसी, स्पेलिंग ठीक होगी, बोयेंसी, BOUY आएगा बीच में भी, YANC, ऐसे बोयेंसी, ठीक है। मतलब हिंदी में बोलते कर उछाल, देख लेना स्पेलिंग वगैरह था भाई। कर उछाल, कर उछाल क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज लिख देता हूं, आपसे पूछे इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन, इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन ग्रेटर इंक्रीज इन GDP, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। आपसे पूछेगा इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन ग्रेटर इंक्रीज इन GDP, तो आप कहोगे इज कॉल्ड टैक्स बोयेंसी। इज कॉल्ड क्या होगा भाई, टैक्स बोयेंसी होगा। मैं आपको समझाता हूँ ऐसे कैसे होगा। देखो एक बार, कोई व्यक्ति है, ये उसकी इनकम है, मान लो यहाँ इनकम लिख रहा हूँ, उसकी इनकम है 1000 रुपये, ठीक है, 1000 रुपये। अब 1000 रुपये वाला व्यक्ति जो है यहाँ टैक्स लिख देता हूँ, उसने मान लो कितना 100 रुपये टैक्स दे दिया, 10% काट दिया मैंने, ठीक है। अब मान लो इनकम व्यक्ति की है 1500 रुपये हो गई, किसी दूसरे व्यक्ति इनकम है, तो उसको टैक्स कितना देना चाहिए, इस हिसाब से 150।
लेकिन आपको पता रखा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे 150 नहीं उसकी हो जाएगा 180 लगभग। आप सपोज कर लो भाई 1000 थी तो 100 1500 हो गई तो 150 नहीं होगा, ठीक है। 150 तब होगा जब सेम रेट हो रही है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट बढ़ रहा है, तो टैक्स रेट बढ़ा दिया मैंने 18 मतलब कर दिया 180 कर दिया, 180 रुपये हो गया। यहाँ पे इसकी इनकम कितनी बढ़ी, यहाँ पे इसकी इनकम बढ़ी 50%, सही भाई। और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे इसकी इनकम बढ़ गई लगभग 80% बढ़ गई होगी, ठीक है। 100 का 80% निकालेंगे आप तो 80 180 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जीडीपी हो गई, इनकम जो व्यक्ति की होती है वही तो जीडीपी होती है, ठीक है। ये हो गया टैक्स कलेक्शन। तो मैं क्या लिखा, इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन, ये 80% है, ग्रेटर इंक्रीज इन जीडीपी। तो ये क्या होता है, टैक्स बोयेंसी, कर में उछाल आ रहा भी, ठीक है। ये सीधी बात है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी व्यक्ति की, जीडीपी बढ़ेगी तो सरकार के पास टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो ठीक है, तो ये कहलाता है टैक्स बोयेंसी, समझ गए होंगे आप, इसको नोट कर सकते हो। सेकंड शॉट ले लो एक बार, मिटा दे भाई। और बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करो घर पे बैठ के, ठीक है। अब आगे वाला वर्ड है सरचार्ज। एक होता है सरचार्ज, ठीक है, एक होता है सेस। बहुत बहुत शानदार टॉपिक है, इसको समझना आपको, सरचार्ज और सेस। भाई सरचार्ज को हिंदी में कहते हैं अधिभार, अधिभार लिख लेना भाई हिंदी वाले, अधिभार। और सेस को कहते हैं कुछ उपकर कहते हैं, उपकर, हाँ उपकर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, उपकर। अब देख समझो सरचार्ज क्या है, सेस क्या है। देखो मैंने यहां लिखा सरचार्ज क्या है, सरचार्ज है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। कर जो भी टैक्स होगा व्यक्ति के ऊपर उस पे एक और टैक्स लगेगा, कितने भी परसेंट का हो सकता है, अलग अलग होता है इनकम के हिसाब से। मैं पढ़ाऊंगा अलग से कि सरचार्ज कितना कितना लगता है किस इनकम पे, ठीक है। मतलब 50 लाख रुपए से व्यक्ति की इनकम ज्यादा है ना, 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो व्यक्ति के सरचार्ज लगते हैं। मतलब टैक्स ऑन टैक्स, समझ गए, ठीक है। सेस में मैंने लिखा टैक्स ऑन टैक्स, ये भी टैक्स ऑन टैक्स हो गया और ये भी टैक्स ऑन टैक्स हो गया। आप कहोगे दोनों चीज बराबर है, तो एक ही बोल दो आप, सरचार्ज और सेस दोनों बराबर ही है। अब सुनो ध्यान से एक बार, सरचार्ज, ठीक है। अब दूसरा अंतर समझो कि ये हर व्यक्ति पे जरूरी नहीं होता कि मतलब जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है ना, 50 लाख से ऊपर है वही सरचार्ज देता है, ठीक है। जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है उसी पे सरचार्ज लगेगा, ठीक है। 50 लाख से नीचे जिसकी 40 लाख है, 30 लाख है, 20 लाख है साल की, उस पे सरचार्ज नहीं लगता है, ठीक है। अब सेस, सेस मैं भी दे सकता हूँ भाई, मेरी चाहिए 5 लाख हो, ठीक है भाई, 5 लाख होगा तो टैक्स मेरे पे लगेगा नहीं, तो टैक्स के ऊपर टैक्स होता है, टैक्स 0 सेस भी 0, ठीक है। अब मान लो मेरी 10 लाख रुपए है, सपोज कर लो 10 लाख रुपए है, तो मैं टैक्स के दायरे में आ रहा हूँ, साल के 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए का मैं टैक्स के दायरे में आ रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पे सरचार्ज लगेगा क्या, सरचार्ज नहीं लगेगा, लेकिन सेस लग सकता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी सेस और सरचार्ज के अभी क्यों लग सकता है, सरकार सरचार्ज के पैसे कहाँ खर्च कर रही है बताना जरूरी नहीं है, मतलब कहाँ लगाएगी बताना जरूरी नहीं है, वो बताती नहीं आपको भी कहाँ लगाएगी आपके सरचार्ज जो पैसा लगाए, लेकिन यहाँ पे विद इंफॉर्मेशन रहेगा, विद मतलब बताएगी कि आप पे जो भी 0 पॉइंट इतना लगता है, 0.5% लगा है, 1% लगा है, कुछ भी लगा है, वो स्वच्छ भारत मिशन में जाएगा, ठीक है। वो हेल्थ में लगेगा, वो बच्चों के स्कूल में लगेगा, सरकारी स्कूलों में लगेगा, ठीक है। वो बताएगी चीज़ सारी मेंशन करेगी कि आपके ऊपर 0 पॉइंट जो भी सेस लगाया गया है वो स्वच्छ भारत मिशन के लिए लगाया गया है, ठीक है, स्कूल के लिए लगाया गया, एजुकेशन के लिए लगाया गया है, ठीक है, हेल्थ के लिए लगाया गया है, तो वो डिफाइन करेगी। इसमें डिफाइन नहीं करती क्यों लगाया क्यों नहीं लगाया, ठीक है। तो क्लियर हो गया सेस और इसमें क्या अंतर होता है। अब देखो, अब यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे एक व्यक्ति ए व्यक्ति कोई भी, इसकी इनकम है 40 लाख रुपए, ठीक है, 40 लाख रुपए इनकम है, 1 लाख हो गया, ठीक है। इस 40 लाख का टैक्स सरकार लेगी,
भाई जो भी टैक्स बनेगा सरकार लेगी 40 लाख का टैक्स भाई, ठीक है, प्लस एक सरकार लेती है सरचार्ज भाई, सरचार्ज लेती है, प्लस सरकार लेती है सेस भाई, ये सरकार का होता है, ठीक है। तो 40 लाख रुपए का टैक्स सरकार ने मान लो ले लिया, कुछ भी लिया मान लो, तो आप कहोगे सरचार्ज तो 50 लाख से नीचे लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता भाई, तो मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, ठीक है। सरचार्ज यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 0, कि भाई 50 लाख से नीचे सरचार्ज लगता, 0 हो गया। लेकिन सेस लग सकता है, सेस कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, क्लियर हो गया। मतलब यहाँ पे 40 लाख रुपए जिसका इनकम है उस पे टैक्स लगा, सरचार्ज उसका 0 हो गया, प्लस सेस वाई कुछ भी हो गया, सेस जो भी लगेगा, जो भी उसका सेस बनता है। अब एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है। अब एक आदमी और आ गया, बी आदमी कोई भी, ठीक है। अब ये कमा रहा है साल के 70 लाख रुपए, ठीक है। 70 लाख पे जो भी टैक्स बनेगा सरकार वो तो लेगी, ठीक है, प्लस सरचार्ज, ये सरकार का होता है सरचार्ज बनेगा भाई, ठीक है, और प्लस क्या होता है सेस। अब 70 लाख रुपए पे टैक्स बना भाई, 50 लाख से ऊपर हो गया, जो भी 70 लाख से का टैक्स बना है ना, ठीक है, जो भी मान लो जैसे एक्स टैक्स आ गया, ठीक है, तो इस टैक्स पे टैक्स लगेगा। सरचार्ज फिक्स होता है भाई, इतनी तनख्वाह वाले का इतना परसेंट, 4%, 10%, ठीक है, 27%, 37% तक भी सरचार्ज हो सकता है, ठीक है। तो इस एक्स का क्या बनेगा, सरचार्ज बनेगा। इस एक्स पे जो भी 10% लग रहा है वो क्या हो गया भाई, सरचार्ज हो गया, ठीक है। और सेस मैंने बताया दिया भाई, सेस सब के लिए होता है, सेस कंपलसरी है, वाई हो गया, कुछ भी लेते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाने के लिए कि इसमें सेस में बताएगी सरकार की मैं पैसे कहाँ पे खर्च करेंगे, आपका जो सेस लगा है वो कहाँ पे खर्च होगा, सरचार्ज में बताएगी नहीं। सरचार्ज को 40 लाख वाले पे 0, 70 लाख रुपए वाले पे, इस 70 लाख का जो भी टैक्स बना है ना, उस टैक्स का परसेंटेज निकलेगा भाई। सरचार्ज 10% है, 4% है, 20%, जो भी बढ़ती जाएगी, करोड़ है, 5 करोड़, सारी बताऊंगा आपको मैं, तो उसका एनुअल कितना भी परसेंट हो सकता है, वो सरचार्ज होगा, कंपलसरी रहेगा। और सेस क्या होगा, जब भी लगेगा, सेस तो लगता है, चाहिए आप 10 लाख कमाओ, चाहिए 70 लाख, चाहिए 5 करोड़ कमाओ, ठीक है, सेस की रेट बढ़ सकती है जैसे जैसे आप कमाई करोगे उस हिसाब से, ठीक है। तो सरचार्ज और सेस आप समझ गए होंगे। चलिए आगे भाई, ठीक है। अब एक आ गया था TDS, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, TDS, ठीक है, होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, ठीक है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, ये क्या होता है समझो चीज को, TDS। देखो एक चीज, अब मैंने एक चीज आपको बताया था कि अपने भारत के अंदर 70% जनसंख्या ऐसी है जो ITR नहीं भरती, बताती नहीं कि मैं कमा कितने रहा हूँ, ठीक है, कि मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ साल के, या 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ। पर सरकार क्यों बोलती है कि आप टैक्स दो चाहे मत दो, आपको ITR भरना क्या है, जरूरी भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब वो बात है, सरकार जैसे कोई रिकॉग्नाइज जो असंगठित क्षेत्र जो है, पता नहीं भी कौन क्या कर रहा है, कैसे कोई रेडी लगा, कोई दुकान खोल रखी, कोई कुछ भी कर रहा है, पता नहीं है, तो सरकार उनको छोड़ रही है। लेकिन मतलब उनके पीछे कमेटी बटाएगी तो कमेटी में ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे उनको पकड़ने के मुकाबले, ठीक है। तो TDS क्या होता है, जैसे कोई सरकारी आदमी है, सभी सरकारी मतलब सरकारी नौकरी लग रहा है, ठीक है, सरकारी नौकरी लग गया कोई आदमी, ठीक है, या किसी कंपनी में काम कर रहा है, बढ़िया कंपनी है, मतलब तनख्वाह आनी चाहिए, किसमें अकाउंट में आती है, ठीक है। अब अकाउंट वालों को सरकार छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, अकाउंट में आने वाले जैसे जो भी सैलरी अकाउंट में आएगी। अब जैसे सरकारी नौकरी कोई आदमी एक कंपनी में काम कर रहा है, मान लो उसकी सैलरी होगी 50,000 रुपये महीने की, 50,000 रुपये महीने की सैलरी है, ठीक है। तो सरकार क्या करेगी, जैसे उसकी तनख्वाह अकाउंट में आएगी ना, तो 5,000 रुपये कट कर लेगी, 5,000 रुपये काट लिए, मतलब बंदे को दे दिए 45,000 रुपये, 45,000 रुपये दे दिए बंदे को, ठीक है। अब बंदा कहेगा भाई ये 5,000 रुपये सरकार ने टैक्स काट लिया क्या, उन्हें नहीं नहीं तेरा TDS कटा है, ठीक है, तेरा क्या कटा है, TDS कटा है, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। ऐसे कंपनी वाले के साथ हो सकता है,
तो मान लो साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 से मैंने गुणा किया तो हो गए 6 लाख रुपए। भाई सही बताया, 6 लाख रुपए हो गए। ठीक है, ऐसे 12 महीने के काट लिए इसने, 12 5 5 हजार 60,000 रुपए काट लिए, 60,000 रुपए। ठीक है, 6 लाख रुपए साल के बनते थे उसके, तो सरकार ने 60,000 रुपए काट लिए, हर महीने 5 5 हजार काट के जो बच्चे उसको दे दिए। ठीक है, अब ये है क्या सिस्टम टीडीएस वाला, समझो चीज को एक बार। देखो कि अगर व्यक्ति टैक्स भरता, ठीक है, तो 6 लाख रुपए वो कमाता है, तो वो बोलता है कि 5 लाख रुपए तक तो मेरे पे टैक्स लगता ही नहीं है, मेरे बच्चे 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए पे मैं टैक्स दे दूंगा, वो भी मैक्सिमम कितना बनेगा, 5 से 10,000 रुपए के बीच में बनेगा। और सरकार यहाँ पे कितने काट रही है, 60,000 रुपए काट रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो सरकारी नौकरी लग रहा है कंपनी वाला, सरकार उसके 60 के 60,000 रुपए रख लेगी, चीज को समझो। ठीक है, अब सरकार क्या कहेगी, मतलब सरकार ने उसके ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए अपने पास। अब वो पहले क्या थी, सरकार अपने पीछे पीछे घूमती थी, ठीक है, लठ लेके। अब क्या हो रहा है कि सरकार के पीछे हम घूम रहे हैं कि हमारा जो कटा है पैसा हर महीने वो हमें वापस करो। सरकार कहेगी अगर वापस करवाने तो आईटीआर भरो, ठीक है, आईटीआर भरो। अब तो हम क्या करेंगे, आईटीआर की फाइल बनाएंगे, ठीक है, उसमें दिखाएंगे कि इतनी मेरी सैलरी थी, ठीक है, इतने जो भी कुछ है, अब मेरे पे टैक्स बनता है, मान लो 1 लाख रुपए पे, सरकार कहेगी 1 लाख पे मतलब टैक्स बना, मान लो 5,000 रुपए 10,000 रुपए ये टैक्स बना। ठीक है, तो इस 60,000 में से सरकार 5,000 10,000 जो भी काटना होगा ना वो काट लेगी, बाकी 50,000 रुपए बच गए उस व्यक्ति को साल के एंड में वापस कर देगी। ठीक है, मतलब उसका टीडीएस वापस आ गया, ब्याज कट के, ठीक है, जो भी टैक्स वगैरह कट के। अब व्यक्ति इसमें बचाना चाहे बचा सकता है, वो कहेगी 1 लाख रुपए साहब, 1 लाख रुपए मैंने LIC खुलवा ली, PF खुलवा लिया, ठीक है, म्यूचुअल फंड में जमा कर दिए, हेल्थ इंश्योरेंस खुलवा लिया, तो ये दिखाओ। सरकार कहती है कि जो भी आईटीआर भरा है उसमें दिखाओ सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, तो अगर लगेगा कि 1 लाख रुपए का एक्चुअल में ऐसा हुआ है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको वापस कर दिए जाएंगे सारे पैसे। ठीक है, तो ये टीडीएस होते हैं, मतलब व्यक्ति बच नहीं सकता। ठीक है, जिसकी अकाउंट में सैलरी आती है व्यक्ति बच नहीं सकता, क्योंकि उसको आईटीआर भरना कंपलसरी कर दिया है। आईटीआर भरेगा, अगर आईटीआर में हेरा फेरी की उसने, ठीक है, तो ये सारा पैसा गया उसका। तो ये क्या होता है, टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। दोबारा समझा देता हूँ, किसी व्यक्ति की सैलरी मान लो 50,000 आ रही है, तो 5,000 रुपये सरकार हर महीने रख रही है, ऐसे 12 महीने में 6 लाख हो गए। वैसे होते अगर सरकार नहीं रखती तो हर महीने रखे 5 तो 60,000 रुपये सरकार ने रख लिए। अब व्यक्ति अपनी आईटीआर फाइल भरेगा, उसमें दिखाएगा कि 5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं था, 1 लाख पे है, 1 लाख पे जो लेना आप ले लो। मतलब व्यक्ति पीछे पीछे घूमेगा आईटीआर फाइल लेके कि अब जो लेना ले लो, मेरा बाकी तो वापस दे दो। तो ये क्या होता है, टीडीएस होता है। अभी समझ गए मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। 2 चीज और बची हैं एक बार। ठीक है, जो डेफिनेशन है एक बार मिटा देता हूं इसको। एक होता है मूल्य वर्धित कर। ठीक है, मूल्य वर्धित कर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडवोलेरेम, एडवोलेरेम टैक्स, इसे बोलते हैं मूल्य वर्धित कर। ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक टैक्स, एक होता है स्पेसिफिक टैक्स। 2 हो गए भाई। ठीक है, कितने हो गए? तो अब समझो एक बार, दोनों में अंतर समझ लो एक बार। कोई वस्तु है, ठीक है, 100 रुपए की है। कोई वस्तु कितने की है? 100 रुपए की है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ लगा लो, कोई वस्तु लगा लो, कोई दारू की बोतल लगा लो, कुछ भी लगा लो आप, 100 रुपए की वो। ठीक है, उस पर 10% टैक्स लगा मान लो। ठीक है, क्योंकि अल्कोहल तो जीएसटी से बाहर ही है, और कुछ भी सोच लो आप, चॉकलेट हो गई वगैरह हो गई, तो इतने की हो गई वो 110 रुपए की। ठीक है, अब ये जो चीज़ बढ़ी, ठीक है, जैसे मान लो होगी कितने की, आप मान लो 120 की हो गई है। ठीक है, जैसे 120 की हो गई, अब इस पे मान लो 10% टैक्स लगा। जैसे यहाँ पे देखो 100 रुपए की चीज़ थी, 10% टैक्स लगा, मतलब टैक्स हो गया 110 की, हो गई 10 रुपये टैक्स हो गए, 10 रुपये। यहाँ पे 120 की चीज़ रेट बढ़े, 10% टैक्स है, तो यहाँ पे टैक्स कितना हो गया? 12 रुपये। 2 चीज़ समझ गए, मतलब वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो यहाँ पे टैक्स भी बढ़ रहा है। तो यही होता है कि जब टैक्स बढ़े वस्तु की कीमत के रेस्पेक्ट में, जब वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो यहाँ पे टैक्स का पैसा भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है मूल्य वर्धित कर भाई। ठीक है, स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? फिक्स कर दिया, जैसे पेट्रोल हो गया। ठीक है, स्पेसिफिक टैक्स क्या हो गया? पेट्रोल हो गया, चाहे पेट्रोल 95 रुपये लीटर हो, सरकार ने फिक्स कर रखा है
कि 2.5 रुपये पर लीटर टैक्स लगेगा जो भी है, ठीक है। जिस पेट्रोल 110 रुपये लीटर हो जाए, ठीक है, तो भी 2.5 रुपये लगेगा। क्लियर भाई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है ना चीज़ की, तो यहाँ पे टैक्स नहीं बढ़ रहा। मतलब आप एक चीज़ समझ गए हो, टैक्स अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। टैक्स अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, प्राइस के मुकाबले टैक्स अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है प्राइस के मुकाबले। समझ गए। ये होता है स्पेसिफिक टैक्स, ये होता है मूल्य वर्धित कर, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी आप बताना, और लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट करना है। जैसी भी आपको लगती है लाइक करना है तो लाइक कर दो, अगर बेकार लग रही है तो डिसलाइक कर दो, उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। आप जितना एक प्रकार से मोटिवेट करो आप कि हम क्लास आपकी आगे डाल सकें। अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो टैक्स का तीसरा पार्ट में लेके आऊँगा कल ही, ठीक है। कल आपको टैक्स के तीसरे पार्ट की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू।